हेलो एवरीवन, उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक हैं। पिछले लेक्चर में हमने एक बॉडी को चार्ज करने के तरीके और चार्ज की प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस किया था। जेईई, नीट, केसेट और एमसेट जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें कंजर्वेशन और क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पे ज़्यादा फोकस करना होगा। अब तक हमने ये समझा है कि चार्ज कंजर्व्ड होता है और उसको क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, लेकिन एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर किया जा सकता है। एक आइसोलेटेड सिस्टम का नेट चार्ज 0 होता है, या हम ये कह सकते हैं कि यूनिवर्स या ब्रह्मांड का नेट चार्ज कभी चेंज नहीं होता। आप फिर यहाँ पर ये कह सकते हैं कि मगर ऐसे प्रोसेस भी तो होते हैं जहाँ पे चार्ज पार्टिकल्स बनते या क्रिएट होते हैं। तो हाँ, मैं ये मानती हूँ कि ये होता है। पेयर प्रोडक्शन में चार्ज पार्टिकल्स क्रिएट होते हैं और एनिहिलेशन में चार्ज पार्टिकल्स डिस्ट्रॉय होते हैं, मगर ये हमेशा इक्वल मैग्नीट्यूड और ऑपोजिट साइन वाले पेयर्स में ही बनते और डिस्ट्रॉय होते हैं। इसलिए चार्ज का कंजर्वेशन हमेशा वैलिड है। अब हम चार्ज के क्वांटाइज्ड होने को और अच्छे से समझेंगे। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने ये बात करी थी कि चार्ज एक सबसे छोटे चार्ज की यूनिट ई का इंटीग्रल मल्टीपल होता है, यानी कि चार्ज Q हमेशा प्लस और माइनस NE के बराबर होता है और वो इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के अलग अलग पैकेट्स में पाया जाता है। अगर वो इलेक्ट्रॉन है तो उसका चार्ज -E होता है, और अगर प्रोटॉन के बारे में बात करें तो उसके लिए +E का चार्ज होता है। क्वांटाइजेशन को हम रियल लाइफ के एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि आप एप्पल खरीदने गए हैं और एप्पल खरीदते वक्त आप 1, 2, 3, 4, 5, 6 या और ज़्यादा एप्पल खरीद सकते हैं, या कहिए कि आप n नंबर ऑफ एप्पल्स खरीद सकते हैं। लेकिन क्या आप आधा एप्पल खरीदोगे? नहीं खरीदोगे। तो आपकी एप्पल की थैली में आधा, 1.5 या 2.5 सेब इत्यादि तो नहीं होंगे। तो यहाँ आप ये कह सकते हैं कि एप्पल से भरी हुई थैली क्वांटाइज्ड है और ये n एप्पल्स के बराबर है। और अगर आपने 6 एप्पल खरीदे हैं तो n यहाँ पर 6 होगा। अब आप इस एप्पल की थैली के जगह चार्ज को रखें तो ये कहा जाता है कि चार्ज क्वांटाइज्ड है और ये प्लस और माइनस NE के बराबर है। यहाँ पर n इंटीजर या बिना फ्रैक्शन वाला नंबर है। मिलिकन ने ऑयल ड्रॉप वाले एक्सपेरिमेंट से पहली बार ये प्रूव किया था कि चार्ज क्वांटाइज्ड है। हाल ही में क्वार्क्स या ऐसे चार्ज पार्टिकल्स का पता चला है जिनमें n एक फ्रैक्शन होता है और उनका चार्ज +/-2/3 इंटू E या +/-1/3 इंटू E के बराबर है। मगर क्वार्क्स अनस्टेबल होते हैं, इसलिए अभी भी यही कहा जाता है कि चार्ज क्वांटाइज्ड या +/-NE के बराबर होता है। मान लीजिए कि एक बॉडी में N1 इलेक्ट्रॉन्स और N2 प्रोटॉन्स हैं, तो उस बॉडी का टोटल चार्ज क्या होगा? N1 इंटू -E प्लस N2 इंटू +E होगा, जो कि N2 - N1 इंटू E के बराबर होगा। क्योंकि दो इंटीजर्स का माइनस करेंगे तो भी हमें एक इंटीजर ही मिलेगा, इसलिए कोई भी बॉडी पे जो चार्ज होगा वो हमेशा E का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। अब हम कंजर्वेशन और क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के ऊपर एक आध प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं ताकि इस आइडिया को हम और अच्छे से क्लियरली समझ पाएं। पहला क्वेश्चन है, टू चार्ज्ड कंडक्टिंग ऑब्जेक्ट्स कोलाइड एंड सेपरेट। बिफोर कोलाइडिंग the charges on the two objects are +3E and -6E. The final charges on the two objects will be। दो चार्ज को कंडक्ट करने वाली चीजें एक दूसरे से टकराने के बाद दूर हो गई हैं। टकराने के पहले उनका चार्ज +3E और -6E था। हमें ये पता करना है कि कोलाइड होने के बाद या टकराने के बाद उन पे कितना चार्ज है या उनका फाइनल चार्ज कितना कितना है, और ऑप्शंस भी दिए गए हैं, वो ये हैं। तो पहली बॉडी का इनिशियल चार्ज +3E दिया गया है, दूसरी बॉडी का -6E दिया गया है। टोटल इनिशियल चार्ज क्या होगा? इनको ऐड कर लो तो +3E प्लस -6E होगा, जो कि -3E होगा।
इनका कोलाइड होने के पहले जो टोटल चार्ज था, कोलाइड होने के बाद भी टोटल चार्ज यही होगा। क्यों? क्योंकि चार्ज तो कंजर्व्ड है, इसलिए इनिशियल टोटल चार्ज फाइनल टोटल चार्ज के बराबर होगा। अब हम सारे ऑप्शंस को बारी बारी से फाइनल चार्जेस को ऐड करके देख लेते हैं। पहला ऑप्शन पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हाफ इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता। चार्ज क्वांटाइज्ड होता है और n इंटीजर होता है, n कोई फ्रैक्शन नहीं हो सकता, इसलिए पहला ऑप्शन गलत है। इसी कारण ऑप्शन बी भी नामुमकिन है। ऑप्शन सी में इन चार्जेस को ऐड करेंगे तो टोटल चार्ज 0 है, जो हमारे टोटल चार्ज से अलग है, क्योंकि हमारा टोटल चार्ज तो -3e है, इसलिए ये भी गलत ऑप्शन है। ऑप्शन डी ही सही हो सकता है, क्योंकि चार्जेस को ऐड करके देखें तो टोटल फाइनल चार्ज -3e है, जो कि इनिशियल टोटल फाइनल चार्ज के बराबर है, इसलिए ऑप्शन डी सही जवाब है। इस प्रॉब्लम को हमने चार्ज की दोनों खासियत कंजर्वेशन और क्वांटाइजेशन को ध्यान में रख के सॉल्व किया है। अगले प्रॉब्लम पे चलते हैं। If a body gives out 10⁻⁹ electrons per second, the time required to get a total charge of 1 coulomb from it is। अगर एक बॉडी 1 सेकेंड में 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन्स देगी तो इससे हमें 1 कूलम्ब का टोटल चार्ज कितने टाइम में मिलेगा? और ऑप्शंस हैं 2 साल, 20 साल, 200 साल या 2000 साल। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का नंबर या n दिया गया है, जो कि 10⁻⁹ है। 1 सेकेंड में बॉडी यहाँ पर 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन्स दे रही है, या चार्ज Q क्या होगा? 10⁻⁹ इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब होगा। E की वैल्यू क्योंकि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होती है, इसलिए 1 सेकेंड में कितना चार्ज ट्रांसफर होगा? वो होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻10 कूलम्ब। अगर हमें 1 कूलम्ब का चार्ज चाहिए तो इसको 1 से डिवाइड कर दो, तो हमें मिलेगा 6.25 इंटू 10⁻9 सेकेंड्स। इन सेकेंड्स को ईयर्स में कन्वर्ट करने के लिए 365 डेज, 24 आवर्स, 60 मिनट्स और 60 सेकेंड्स से डिवाइड कर दो, तो हमें टाइम 198.18 ईयर्स मिलेगा, जो कि लगभग 200 साल के बराबर है। इसलिए बॉडी अगर 1 सेकेंड में 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन्स एमिट कर रही है तो उसे 1 कूलम्ब का चार्ज मिलने में 200 साल लग जाएंगे। इससे ये भी पता चलता है कि कूलम्ब कितना बड़ा यूनिट है, इसलिए उसे मिली, माइक्रो, नैनो या पीको कूलम्ब में दिया जाता है। कूलम्ब ने छोटे छोटे चार्जेस के बीच का अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स की मात्रा पता करने के लिए एक टॉर्शन बैलेंस इन्वेंट किया था। बाद में कैवेंडिश ने भी इसे इस्तेमाल करके ग्रेविटेशनल कांस्टेंट निकाला था। कैवेंडिश ने इसमें चार्ज्ड स्फीयर्स के बदले में इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल स्फीयर्स को रखा था। इस टॉर्शन बैलेंस में होता यह है कि दो चार्ज्ड स्फीयर्स A और B के बीच के इलेक्ट्रिक फोर्स के वजह से इन दोनों के बीच अट्रैक्शन या रिपल्शन होती है। इससे इस टॉर्शन बैलेंस में लगी एक तार ट्विस्ट होती है या घूम जाती है, और यहाँ पे एक रिस्टोरिंग टॉर्क बनता है जो इस तार की रोटेशन की एंगल से प्रोपोर्शनल होता है। ये एंगल से इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन का पता लगाया जा सकता है। इस टॉर्शन बैलेंस का एक सिंपल फंडा है। मान लीजिए कि एक मेटल के स्पीयर पे चार्ज Q है। अगर इस चार्ज वाले स्पीयर को इसके जैसे ही एक और बिना चार्ज वाले स्पीयर के कांटेक्ट में लाया जाए तो चार्ज दोनों स्पीयर्स पे स्प्रेड हो जाता है और दोनों स्पीयर का चार्ज Q/2 हो जाता है। इस प्रोसेस को अगर रिपीट किया जाए तो Q/2, Q/4 इत्यादि चार्ज मिलेगा। कूलम्ब ने दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस बदल बदल के हर बार इनके बीच का फोर्स मेजर किया। फिर उसने डिस्टेंस को फिक्स रख के चार्जेस को बदला और दोनों के बीच का फोर्स मेजर किया। इन दोनों फोर्सेस को फिर उसने कंपेयर करके ये शो किया कि दो स्टेशनरी चार्ज पार्टिकल्स के बीच जो फोर्स होता है वो दोनों के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और उस फोर्स का डायरेक्शन भी इसी लाइन के साथ जो दोनों चार्जेस को जोड़ती है उसी लाइन के साथ है, और दोनों चार्जेस Q1 और Q2 के प्रोडक्ट से भी ये फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब कि फोर्स Q1 इंटू Q2 अपॉन R² से प्रोपोर्शनल है।
और इसे अक्सर कुलम्स लॉ या इनवर्स स्क्वायर लॉ भी कहा जाता है। प्रोपोर्शनल वाला सिंबल हटा के इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है। यहाँ पे जो k है वो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है और उसे कुलम्स कांस्टेंट कहा जाता है। इसकी वैल्यू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कुलम स्क्वायर होती है और इसे 1/4πε0 भी लिखा जाता है, जो इसकी वैल्यू के बराबर होता है। मतलब कि 1/4πε0 की वैल्यू भी 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कुलम स्क्वायर के बराबर है। यहाँ पर जो एप्सिलॉन नॉट है वो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कहलाता है और SI यूनिट में इसकी वैल्यू 8.85 × 10⁻12 कुलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। अगर दोनों चार्जेस कोई मीडियम में रखे गए हैं तो चार्ज पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 1/4πε0 × εr × Q1 Q2 r² हो जाता है। पर ε0 × εr एप्सिलॉन के बराबर होता है, इसलिए एप्सिलॉन r = ε/ε0 भी लिखा जा सकता है। यहाँ पर एप्सिलॉन r रिलेटिव परमिटिविटी या उस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है और इसका कोई डायमेंशन नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर एप्सिलॉन और ε0 के यूनिट्स कैंसिल हो जाते हैं। और जो एप्सिलॉन है वो मीडियम की एब्सोल्यूट परमिटिविटी होता है और इसकी वैल्यू हमेशा 1 और इन्फिनिटी के बीच होती है। वैक्यूम के लिए एप्सिलॉन r 1 होता है, एयर के लिए लगभग 1 होता है, इसलिए न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय एयर के लिए एप्सिलॉन r को 1 लिया जा सकता है, जबकि मेटल्स के लिए एप्सिलॉन r इन्फिनिटी होता है। तो इस कहानी का सारांश ये है कि कुलम्स लॉ 2 पॉइंट चार्जेस के बीच का इलेक्ट्रिक फोर्स या कुलम फोर्स के मैग्नीट्यूड पता करने के लिए एक इक्वेशन है। मगर ये पॉइंट चार्ज क्या होता है? तो इसका जवाब ये है कि पॉइंट चार्ज एक पॉइंट जैसा ऑब्जेक्ट है जिसका इलेक्ट्रिक चार्ज नॉन जीरो यानी कि जीरो नहीं बल्कि कोई नंबर होता है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को भी पॉइंट चार्ज कहा जा सकता है क्योंकि उनका साइज बहुत बहुत छोटा होता है और जब चार्ज बॉडीज का साइज दोनों चार्जेस के बीच के डिस्टेंस से बहुत कम होता है, उन चार्ज बॉडीज के साइज को नेग्लेक्ट किया जा सकता है, तब उन्हें पॉइंट चार्जेस कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर दोनों चार्ज मेटल स्पीयर्स का रेडियस 1 सेंटीमीटर है और वो एक दूसरे से 10 मीटर की दूरी पर है तो उन्हें पॉइंट चार्ज कहा जा सकता है। मगर वो दोनों चार्जेस अगर सिर्फ 3 सेंटीमीटर से एक दूसरे से दूर हैं तो उन्हें आप पॉइंट चार्ज नहीं कहेंगे। तो यहाँ पर सिचुएशन के बेस पे आपको डिसाइड करना होता है कि वो ऑब्जेक्ट पॉइंट चार्ज है या नहीं। ये आपके लिए DIY प्रॉब्लम है। क्वेश्चन ये है कि एन इलेक्ट्रॉन एंड अ प्रोटॉन ऑफ ए हाइड्रोजन एटम आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 5.3 × 10⁻11 meters. Find the magnitude of the electrostatic force between the two particles. हाइड्रोजन एटम के इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच का डिस्टेंस लगभग 5.3 × 10⁻11 मीटर्स दिया गया है। आपको इन दोनों के बीच का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पता करना है। ये है आपका हिंट। हमने इस लेक्चर में देखा कि कुलम्स लॉ कहता है कि इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स K × Q1 × Q2 r² के बराबर होता है और K की वैल्यू क्या थी? 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कुलम स्क्वायर थी। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज 1.6 × 10⁻19 कुलम होता है, इसलिए Q1 और Q2 की वैल्यू 1.6 × 10⁻19 कुलम होगी और R भी दिया गया है। R क्या दिया गया है? 5.3 × 10⁻11 मीटर्स दिया गया है। इन सारे वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करके आप आसानी से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। आपके जवाब कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। जिसका सबसे पहले सही जवाब होगा उसका नाम अगले लेक्चर में डिस्प्ले किया जाएगा। ओके देन, मिलते हैं अगले लेक्चर में कुलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें और नई चीजें सीखते रहें। थैंक यू, बाय।